तो बच्चों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेसोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, लामीज थ्योरम और डायरेक्शनल कोसाइंस। हम इस वीडियो में लामीज थ्योरम क्या होता है वो पढ़ने वाले हैं और डायरेक्शनल कोसाइंस के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज भी देखेंगे। वो एक बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम उसे जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, और फिर हम आगे बढ़ेंगे लामीज थ्योरम, और फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन लामीज थ्योरम, उसके फॉर्मूला, उसके क्वेश्चंस। फिर हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्शनल कोसाइंस पे, ठीक है। वो सब हम आगे देखेंगे कि डायरेक्शनल कोसाइंस का मतलब क्या होता है और लामीज थ्योरम क्या है, ठीक है। अभी के लिए हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, तो समझ लो मेरे पास एक वेक्टर है आर बार, ठीक है। आर बार एक वेक्टर है। अगर एक के है, कांस्टेंट है हमारे पास के, एक स्केलर है। स्केलर यानी क्या है? स्केलर मैग्नीट्यूड होता है बच्चों, सिर्फ मैग्नीट्यूड, ठीक है। वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, स्केलर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। टाइम्स वी बार एक और एक वेक्टर है। इसका हम परफेक्ट एग्जांपल क्या लेंगे? हम लेंगे, समझ लो मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है। एक वेक्टर है v बार, इसकी वेलोसिटी हम ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं लिखूं 2 टाइम्स ऑफ v बार, क्या होगा? 2 टाइम्स ऑफ v बार यानी 20 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं 2v बार ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा? ऐसे, ये 2v बार हो जाएगा, है कि नहीं? तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर, 2 स्केलर है, मैग्नीट्यूड है, नंबर है, बाय अ वेक्टर इज के v बार, ठीक है। समझ लो मेरे पास एक वेक्टर है ये बार, ठीक है, और b बार। अब 3 ये बार और -2b बार के बीच का एंगल फाइंड करना है। कैसे करोगे? समझ लो ये बार क्या है? 3i कैप प्लस 2j कैप। b बार क्या है? 4i कैप प्लस j कैप, है कि नहीं? तो 3a बार और -2b बार को कैसे देखोगे? समझ लो पहले हम ये बार ड्रॉ कर लेते हैं, ये बार, फिर हम ड्रॉ करेंगे b बार और ये बार, है कि नहीं? तो उसी डायग्राम के बेस 3a बार कैसे होगा? ऐसे होगा, 3a बार ऐसे हो जाएगा। -2 माइनस तो क्या हो जाएगा? माइनस तो नेगेटिव, डायरेक्शन बदल जाएगी हमेशा। पॉजिटिव यानी पॉजिटिव 1 से ज्यादा हो, यानी ग्रेटर देन 1, ठीक है। ग्रेटर देन 1 हो तब उसे मल्टीप्लाई करेंगे और लेंथ बढ़ेगी, ठीक है। समझ लो बच्चों, 2 तो लेंथ बदल गई, एक्स्ट्रा हो गई लेंथ, और हम लेंगे 1.1 v बार, इसका भी लेंथ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 1.1 इज ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? तो ठीक है। अब 0.5 को लो, 0.5 यानी v बार यानी आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 1/2 इज स्मॉलर देन 1, है कि नहीं? तो ये आधा हो जाएगा, ये v बार है तो ये ऐसे यहीं तक हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए? मल्टीप्लिकेशन यानी ग्रेटर देन 1 तो लेंथ बढ़ेगी, लेस देन 1 तो लेंथ घटेगी, और अगर नेगेटिव में हो, ठीक है, नेगेटिव में हो तो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। आई कैप, नेगेटिव आई कैप क्या हो जाएगा? ईस्ट यानी वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? ये याद रख लो कि ग्रेटर देन 1 तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ लेस देन 1 तो लेंथ कम होगी, घटेगी, लेंथ घटेगी, इसमें लेंथ बढ़ेगी, और नेगेटिव में कुछ भी नंबर हो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंजेस,
डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। ग्रेटर देन 1 यानी लेंथ बढ़ेगी, लेस देन 1 यानी लेंथ घटेगी, और नेगेटिव में हो तो डायरेक्शन बदलेगी, ठीक है। अब बी बार है 3a बार, 3 1 से ग्रेटर है यानी लेंथ बढ़ जाएगी, और फिर -2 क्या हो जाएगा, 2 अगर 2 ऐसे है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब उसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, अगर इसके बीच का एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, या फिर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो गया, तो इसका 180 - 60, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ईस्ट और वेस्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो ये तो 180 - 60 हो जाएगा, 180 - 60 क्या हो जाएगा, 120, तो इसके बीच का एंगल क्या हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। समझ गए, मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 1 यानी लेंथ बढ़ेगी, लेस देन 1 यानी लेंथ घटेगी, और नेगेटिव डायरेक्शन में हो, नेगेटिव में हो तो डायरेक्शन बदलेगी, ठीक है। इतना समझ गए। चलो हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक डिवीजन पे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ वेक्टर्स। देखो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लेंथ इंक्रीजेस और रिमेन्स सेम, k लेस देन 1 लेंथ डिक्रीजेस, k लेस देन 0 डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। अब देखेंगे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में 1/2 टाइम्स ऑफ v बार, या क्या हो जाएगा 0.5 टाइम्स ऑफ v बार, यानी ये तो मल्टीप्लिकेशन ही हुआ। वही तो, ये बहुत इजी टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन ही है, डिवीजन तो मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, ठीक है। समझ लो मेरे पास 1/2 है, 1/2 टाइम्स ऑफ v बार, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसे है तो डायरेक्शन बदल जाएगी, 1/2 यानी 0.5 यानी क्या हो जाएगा, आधा, बस। वही 1/3 हो तो 1/3 तो यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो वही बस मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन यहाँ साइज कम हो सकती है, ठीक है। समझ गए, डिवीजन इज नथिंग बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में देख लो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 यानी लेंथ डिक्रीजेस और रिमेन सेम, k लेस देन 1 यानी लेंथ डिक्रीजेस, k लेस देन 0 डायरेक्शन चेंजेस, ठीक है। इतना समझ गए। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर्स बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसमें इतना फोकस नहीं दे सकते हम, क्योंकि 3a बार क्या हो जाएगा, ये अगर ये बार है तो 3a बार क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ a बार, बस, ठीक है। इतना समझ गए। बढ़ते हैं अगले टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लामीज थ्योरम, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं लामीज थ्योरम पे, ठीक है। अब लामीज थ्योरम के लिए इस डायग्राम को देख लो, ठीक है। हम इस डायग्राम बेस्ड लामीज थ्योरम लिखने वाले हैं, ठीक है। अब आपको ये एक्स और वाई ग्राफ देख के क्या समझ आ रहा है, ये तो कोप्लेनर है, सेम प्लेन में एक्ट कर रही है कि नहीं, दो प्लेन में ही है एक्स और वाई, तो 3 वेक्टर, ठीक है, 3 वेक्टर्स होने चाहिए लामीज थ्योरम के लिए। लामीज थ्योरम को पॉसिबल होने के लिए 3 वेक्टर्स होने चाहिए, वो भी कोप्लेनर। और फिर समझ लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो सब एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, और वो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है। इक्विलिब्रियम यानी वो सब फोर्स एक दूसरे के साथ एवरेज नल कट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, और 3 वेक्टर्स हैं वो सब एक ही पॉइंट से आने चाहिए। अब लामीज थ्योरम क्या स्टेट करता है, एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है और फ्रॉम सिंगल पॉइंट ओरिजिनेट होती है। तो magnitude of a vector is proportional to the sine of the angle between the other vectors, ठीक है। अब ये magnitude of a vector ये समझ लो,
is proportional to the sine of the angle between other two vectors. B और C अदर वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल क्या हो जाएगा अल्फा, यानी B बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब B लेते हैं, B यानी B बाई B यानी ये और C के बीच का एंगल यानी बीटा साइन बीटा इज इक्वल टू C वेक्टर लेते वक्त ये और B यानी गामा, ठीक है, साइन ऑफ गामा। लामीस थ्योरम इतना कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं है, लेकिन हमें इसको इजी भी लेना नहीं चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 वेक्टर्स कोप्लेनार होने चाहिए और ये इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, तीनों वेक्टर एक ही सिंगल पॉइंट पे एक्ट करने चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, ये बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई साइन गामा इज इक्वल टू बी बाई साइन बीटा, ठीक है, इतना समझ गए। अब डेफिनेशन कैसे लिखोगे, 3 coplanar vectors acting from a single point, keeping an object in equilibrium, then the magnitude of a vector is proportional, magnitude of a vector A is proportional to the sine of the angle between other two vectors, ठीक है, इतना समझ गए। अब चलो आगे बढ़ते हैं, लामीस थ्योरम के बेस कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। तो बच्चों हम देखने वाले हैं इस क्वेश्चन को लामीस थ्योरम की बेस्ड, ठीक है, समझ लो। अब बल्ब वेइंग 100 न्यूटन hangs from 2 light ropes tied together at O। समझ लो बच्चों, ये O पॉइंट है, ठीक है, एक रोप ये रही रोप 1 और ये रही दूसरी रोप 2, ठीक है, इतना समझ गए। रोप 1 रोप 2 यह के वेट है 100 न्यूटन बल्ब का। रोप 1 एक्सर्ट्स टेंशन T1, ठीक है, इसका टेंशन कितना है T1 एंड मेक्स एन एंगल 120 डिग्री स्ट्रेट डाउन, ठीक है, स्ट्रेट डाउन यानी बल्ब के साथ 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। रोप 1 मेक्स एन एंगल 120 degree with the straight down. Rope 2 exerts tension T2 and angle 150 degree with the straight down. Rope 2 यानी इसके साथ 150 डिग्री, ओके, 150 डिग्री इसके साथ, और इसके बीच का एंगल क्या दिया गया है, एंगल बिटवीन रोप 1 एंड रोप 2 इज 90 डिग्री, यानी ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। हमें अब क्या ढूंढना है, T1 और T2, फाइंड T1 T2, ठीक है। अब चलो उस डायग्राम की बेस्ड और फिर लामीस थ्योरम के डायग्राम की बेस्ड इसको रिलेट करेंगे। ये अल्फा गामा बीटा बी सी, ठीक है। तब उसकी वजह से अगर तुम इसे कंपेयर करके तो R1 यानी T1 बाई साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू B बाई बीटा यानी R2 बाई साइन 120 डिग्री यानी T2 बाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू C बाई साइन गामा यानी W बाई साइन 90 डिग्री, W बाई साइन 90 डिग्री, ठीक है। हमें W दे दिया गया है वेट यानी 100 न्यूटन्स, ठीक है, 100 न्यूटन्स। तो कुछ भी ये या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं। हम पहले T1 लेंगे, T1 इज इक्वल टू
वेट बाई साइन 90 डिग्री इंटू साइन 150 डिग्री, ठीक है। साइन 150 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 150 डिग्री 1/2 हो जाएगा, यानी T1 इज इक्वल टू 100। साइन 90 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, तो 1 ऐसे ही रहेगा 1/2, यानी T2 कितना है 50 न्यूटन। T2 कितना हो गया 50, आई मीन T1 कितना हो गया 50 न्यूटन, है कि नहीं, 50 न्यूटन T1। अब लेते हैं T2, T2 बाई साइन 120 डिग्री, T2 इज इक्वल टू 100 साइन 90 डिग्री नहीं 1 ही रहेगा, साइन 120 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, यानी इसका और इसका कैंसिल करोगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। यानी T2 इज इक्वल टू 50 √3 न्यूटन्स। समझ गए, T1 कितना आ गया 50 न्यूटन्स और T2 इज इक्वल टू 50 √3 न्यूटन्स। समझ गए, देखो कभी भी डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, क्वेश्चन के बेस डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, फिर गिवन लिख देना है, फॉर्मूला लिख देना है, और फिर हमें ओरिजिनल डायग्राम से कंपैरिजन करना है कि अगर ये एंगल बन रहा है तो ये नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है। हमने कैसे R1/150, T1/sin 150, T2/sin 120 ऐसे किया, वैसे ही आपको भी करना है। और आपको सब इजी लग रहा हो तो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, या तो आप इस एंगल को रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है, इस डायग्राम को रेफरेंस ले सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है हमारा, अगला टॉपिक कौन सा हो जाएगा हमारा, लामीज थ्योरम के बाद, लामीज थ्योरम के बाद हमारा हो जाएगा डायरेक्शनल कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शनल कोसाइन। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, डायरेक्शनल कोसाइंस पे। समझ लो मेरे पास एक 3rd डायमेंशनल प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई और जेड, और एक वेक्टर है v बार इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ऐसे रख लो, एक वेक्टर है, ठीक है। अब वेक्टर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल क्या है अल्फा, वेक्टर और वाई के बीच बीटा, और वेक्टर और जेड के बीच गामा, ठीक है, इतना याद रख लो। अब समझ लो कॉस ऑफ अल्फा हमें ढूंढ रहे हैं, क्यों, क्योंकि वेक्टर कितना डिस्टेंस अल्फा यानी एक्स एक्सिस की तरफ मूव हुआ है, इसके लिए हम कॉस अल्फा ढूंढेंगे। उसी तरह बीटा में कितना मूव किया, यानी कॉस बीटा, और z यानी कॉस गामा, ठीक है। एक वेक्टर उस एक्सिस में कितना दूर है, इसलिए हम कॉस ले रहे हैं, क्योंकि एडजेसेंट यानी ये, ठीक है, कितना समझ गए। अब कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, x है, x कॉम्पोनेंट या i यानी आई कैप्स बाई ओरिजिनल या फिर टोटल लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब कॉस बीटा y कॉम्पोनेंट या फिर j कैप बाई ओरिजिनल या टोटल लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ। और फिर कॉस गामा इज इक्वल टू z कॉम्पोनेंट यानी k कैप बाई टोटल लेंथ, ठीक है, समझ गए। अब इसको एक क्वेश्चन समझ लो, ये दिया गया है फाइंड द कोसाइंस, यानी कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू x कंपोनेंट i क्या कितना है 3 बाय ओरिजिनल या टोटल लेंथ कैसे ढूंढोगे बच्चों, एक वेक्टर v के लिए v बार इज इक्वल टू रूट ऑफ, हमने देखा था 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री पता हो रहा है, मेरे तो बेसिक है, ठीक है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल के हमें 13 यूनिट्स मिलेगा, ठीक है।
13, तो फिर क्या हो जाएगा 3/13। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, बीटा यानी जे कैप यानी 4 बाई टोटल यानी 13 इज इक्वल 4/13। फिर कॉस गामा इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, इतना समझ गए बच्चों। डायरेक्शनल कोसाइंस यानी कॉस ऑफ एक एंगल, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस में कितनी दूर ये वेक्टर ट्रैवल की गई है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ठीक है, वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ये समझ आ गया हो तो बोल देना, एक थम्स अप डाल देना, अगर नहीं आया हो तो कमेंट्स में डाल देना क्या डाउट्स है, क्या क्वेरीज है, हम अगली वीडियो में उससे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो बच्चों हम देखने वाले हैं वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, अब समझ लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये पे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है ये पे, अगर वो ऑब्जेक्ट B तक मूव करता है 7,5, ठीक है, ये 3,2 से B 7,5 मूव करता है, तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड ये B बार, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द, डिस्टेंस यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये बार B, ये और B, ये भी हमें फाइंड करना है, यानी 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। तो समझ लो हमारे पास थोड़ा ज्योमेट्री पे शिफ्ट करते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा ज्योमेट्री में, नॉर्मली रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर, रूट ऑफ x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन हम अब वेक्टर्स, फिर से हम वेक्टर्स पे आते हैं। अब हम अगर ये भी वेक्टर को फाइंड कर रहे हैं तो b वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स x, y माइनस ये वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स x, y लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए। यानी b वेक्टर का कोऑर्डिनेट क्या है 7,5 और उसे हम ये कोऑर्डिनेट्स 3,2 से माइनस करिए, यानी 7 माइनस 3 और 5 माइनस 2, है कि नहीं, 5 माइनस 2 तो 7 माइनस 3 आ जाएगा 4 आई का क्योंकि x है, और 5 माइनस 2 आ जाएगा 3j कैप। ठीक है, 3j कैप आ जाएगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं इस वेक्टर को 4i कैप प्लस 3j कैप, तो ये से ऐड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट से ये पॉइंट। ठीक है, अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नो ऑब्वियसली ये बार इज इक्वल टू, समझ लो ये भी बार इज इक्वल टू, तो हमें देखा था फॉर्मूला क्या आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 16 प्लस 9 यानी रूट ऑफ 16 प्लस 9 क्या हो जाएगा, रूट 25 इक्वल टू 5 यूनिट्स, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5। ठीक है बच्चों, अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो 7 माइनस 3 5 माइनस 2, और 3 पॉइंट्स दिए गए तो 7 माइनस 3 5 माइनस 2, यहाँ 0 माइनस 0। ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूला की तरह कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 i j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है बच्चों, नॉर्मली ये ज्योमेट्रिक फॉर्मूला से रिलेटेड ही है, x2 माइनस x1 a2 माइनस a1, ये सब हमने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा 10th और अभी 11th में भी, इसलिए हम ये फॉर्मूला याद रख लेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 i कैप प्लस z2 माइनस z1 i कैप। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर देखे, लामीज थ्योरम देखा, डायरेक्शनल कोसाइंस, और फिर जॉइनिंग 2 वेक्टर्स ये भी बार हमने देखा। हमने इसके बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे, और हम अगली वीडियो में वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तब तक अगली वीडियो में
जाने से पहले इसमें कुछ डाउट्स हो तो क्लियर कर लेना, क्योंकि वेक्टर्स बहुत क्रूशियल कॉन्सेप्ट है 11th के लिए और आगे आने वाली 12th, और फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो उसके लिए भी। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में हम क्या करने वाले, वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहना और पढ़ते रहना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।